हेलो गाइस, मेरा नाम है धर्मेंद्र पंजवानी और हम कर रहे थे क्लास 12th अकाउंटेंसी। और अब हम करने वाले हैं हमारा नया चैप्टर चालू, जो कि है अकाउंटिंग रेशोज़। मैं ये आपको पढ़ाऊंगा एनसीईआरटी की बुक से। जी हाँ, काफ़ी लोग एनसीईआरटी की बुक प्रेफर नहीं करते, बट सब मैटर सारा सेम ही होता है उसमें भी। क्वेश्चंस आपको हम करवाएंगे डीके गोयल से। और लेट्स गेट स्टार्टेड विथ। सबसे पहले ये ऊपर थोड़ा ज्ञान दे रखा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में, ये कुछ ज़्यादा काम का है नहीं। हम सीधा आते हैं मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग रेशियोज के बारे में। पढ़ते हैं क्या लिखा है। एज स्टेटेड अर्लियर, अकाउंटिंग रेशियोज आर एन important टूल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एनालिसिस. A ratio is a mathematical number calculated as a reference to relationship of two or more numbers and can be expressed as a fraction, proportion, percentage and number of times. ये क्या बोल रहा है कि रेशो इसे कहते हैं जिसमें दो या दो से ज़्यादा दो या दो से ज़्यादा चीज़ों का कंपैरिजन हो, और वो कंपैरिजन किस वे में दिखाया जाए, इन वे ऑफ फ्रैक्शन, प्रोपोर्शन, परसेंटेज और नंबर ऑफ टाइम्स। ठीक है, इसके कुछ एग्जांपल्स नीचे, कुछ एग्जांपल्स हम डिस्कस करेंगे अभी। When the number is calculated by referring to two accounting numbers, यानी दो accounting numbers के बीच में कैलकुलेशन होती है, derived from the financial statements, जो कि हमें हमें हम निकालते हैं financial statements में से, it is termed as accounting ratio. Okay. For example, if the gross profit of the business is 10,000 and revenue from operations are 1 lakh, it can be said that gross profit is 10%. That is 10,000 divided by 1 lakh into 100%. देखो, ये बोल रहा है कि ग्रॉस प्रॉफिट है 10,000 एक बिजनेस का, और उसी बिजनेस की सेल्स है 1 लाख। ठीक है। अब हम क्या निकालेंगे, हम निकालेंगे ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज, यानी कि एक अकाउंटिंग रेशो निकालेंगे। कैसे? दो चीज़ों के कंपैरिजन को लेके। कैसे कंपैरिजन करेंगे? ग्रॉस प्रॉफिट जो आया है 10,000, वो 10,000 कितनी सेल्स में आया है? वो आया है सेल्स ऑफ 1 लाख। सेल्स ऑफ 1 लाख, दैट मीन्स कितना परसेंट ग्रॉस प्रॉफिट अर्न किया हमने? 10,000 अर्न किया है आउट ऑफ 1 लाख सेल्स। सो 10,000 डिवाइडेड बाय 1 लाख, यहाँ पे हम इंटू कर देंगे 100 से, ताकि हमें परसेंटेज मिल जाए, और ये हमें मिल जाएगा 10%। यहाँ हमारा ये अकाउंटिंग रेशो आ गया 10% जीपी रेशो। अभी हमारा जीपी रेशो आ गया। अब हम इससे किसी भी सेल्स का जो सेल्स हम करेंगे उसका हम परसेंटेज, उसका हम ग्रॉस प्रॉफिट निकाल सकते हैं। कैसे? मान लीजिए नेक्स्ट पीरियड में आपको हुआ सेल्स 5 लाख। अब हमें ग्रॉस प्रॉफिट निकाल रखा है, और हमें ग्रॉस प्रॉफिट जीपी परसेंटेज दे रखा है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशो दे रखा है 10%। तो हम क्या करेंगे? 5 लाख पे 10% लगाएंगे, और ये हमें आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट 50,000, यानी 5 लाख की सेल करने पे 50,000 का प्रॉफिट अपने को मिल जाएगा। ठीक है, चलिए। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, दिस रेशियो इज टर्म्ड एज ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, जो कि मैं बता चुका हूँ अभी। सिमिलरली, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो में बी 6, which implies that inventory turns into revenue from operation 6 times a year. क्या कह रहा है? एक होता है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो देखो, नाम में ही लिखा हुआ है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो। इन्वेंट्री क्या होती है हमारी? इन्वेंट्री हमारा स्टॉक होता है। और टर्नओवर क्या होता है? टर्नओवर हम बोलते हैं सेल्स को। ठीक है, टर्नओवर हम बोलते हैं सेल्स को। ठीक है। ये बोल रहा है कि इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? हम करते हैं, इट मे बी 6 टाइम्स, विच इम्प्लाइज दैट इन्वेंट्री टर्न्स इनटू रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 6 टाइम्स अ ईयर। यानी कि हम इन्वेंट्री बनाते हैं, यानी हम स्टॉक बनाते हैं हमारा, और वो स्टॉक को हम सेल कर देते हैं, और वापस ये प्रोसेस चलता रहता है, चलता रहता है, और ये 6 टाइम्स होता है। ये रेशो हम इन टाइम्स बताते हैं, इन टाइम्स, कि हमारा जो इन्वेंट्री है वो कितना टाइम में सेल्स
हो जाती है उस इन्वेंट्री है, कितने टाइम में हम अपना स्टॉक बेच देते हैं। ठीक है, फिर it needs to be observed that accounting ratios exhibit relationship, if any, between accounting numbers attracted from financial statements. Ratios are essentially derived numbers and their efficacy depends on a great deal upon the basic numbers from which they are calculated. यानी कि accounting ratios जो हम निकालते हैं वो किस पे डिपेंड होता है, वो डिपेंड होता है जिन नंबर्स को कैलकुलेट करके हम निकालते हैं। इस केस में जो हमारा अकाउंटिंग रेशो है वो किस चीज़ पे डिपेंड था, वो डिपेंड था 10,000 पे, वो डिपेंड था 10,000 पे और 1 लाख पे, वो डिपेंड था 10,000 पे और 1 लाख पे। ठीक है, अब आते हैं आगे। Hence, the financial statements contain some errors. The derived numbers in terms of ratio analysis would also be present in erroneous scenario. Further, a ratio must be calculated using numbers which are meaningfully correlated. हम अ, उन चीज़ों के बीच में रेशियो निकालेंगे जो कि मीनिंगफुली कोरिलेटेड हो, यानी कि जो कोरिलेटेड हो। इस सीन में हमने देखा ग्रॉस प्रॉफिट और सेल्स, ये कोरिलेटेड है, ये कोरिलेटेड है। सेकंड वाले में हमने देखा इन्वेंट्री और सेल्स, ये दोनों भी कोरिलेटेड है, तो इन दोनों के बीच में हमें रेशियो निकल सकता है। चलिए देखते हैं। A ratio calculated by using two unrelated numbers would be hardly serve any purpose. यानी दो unrelated numbers के बीच का रेशियो निकालना कोई पर्पसफुल चीज नहीं होगी। For example, furniture of business is 1 lakh and purchases are 3 lakh. The ratio of purchases to furniture is 3, that is 3 lakh upon 1 lakh. But it hardly has any relevance. The reason is that there is no relationship between these two aspects. यानी कि परचेज और फर्नीचर, एग्जाम्पल है ये, परचेज और फर्नीचर दोनों में कोई कंपैरिजन ही नहीं है। परचेज हम किसका करते हैं, परचेज हम करते हैं स्टॉक का, और फर्नीचर हमारा क्या है, फिक्स्ड एसेट है। तो इन दोनों का कोई कंपैरिजन ही नहीं है, तो इन दोनों के बीच का रेशो हमारे कोई काम का नहीं है। सिमिलरली ऐसे खूब हो सकते हैं, आप परचेज और बिल्डिंग कर सकते हो, आप काफ़ी कुछ चीज़ें कर सकते हो, बिल्डिंग और फर्नीचर के बीच का रेशो निकाल सकते हो, बट उन सब का कोई सेंस नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं हम। अब हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रेशियो एनालिसिस। पढ़ते हैं। रेशियो एनालिसिस इज indispensable part of interpretation of results revealed by the financial statements. It provides user with crucial financial information and points out that the areas which require investigation. यानी कि मान लीजिए हमने रेशियो निकाला किसी चीज़ का और वो रेशियो अप टू द मार्क नहीं आया। फॉर एग्जांपल, मान लो इस केस में कंपनी के सीईओ ने बोला कि हमारा टारगेट रहेगा कि इस साल हम 15% ग्रॉस प्रॉफिट अचीव करेंगे, बट एंड ऑफ द ईयर ये हमारे फिगर्स रहे, 10,000 हमने ग्रॉस प्रॉफिट अचीव किया आउट ऑफ 1 लाख ऑफ सेल्स। तो क्या हमें पता चलेगा कि हमें अचीव करना था 10%, हमें अचीव करना था 15% और हमने अचीव किया 10%, तो हमें पता चल गया ना कि हमने अंडर अचीव किया है, हमने हमारा जो गोल था वो अचीव नहीं किया है। तो ये हमें रेशियो से पता चल सकता है। Ratio analysis is a technique which involves regrouping of data by application of arithmetic relationships. Through its interpretation is a complex matter. It requires a fine understanding of the way and the rules used for the preparing financial statements. Once done effectively, it provides a lot of information which helps the analyst. यानी कि कुल मिला के ये कितना कहना चाह रहा है कि जो फाइनेंशियल रेशियोज हैं वो दो फाइनेंशियल चीज़ों के कंपैरिजन को बना के दी जाती है। ऑल दो इट कैन बी कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स मतलब कंफ्यूजिंग हो सकती है, इसका इंटरप्रिटेशन काफ़ी कंफ्यूजिंग हो सकता है, बट ये हेल्प करती है एक फाइन अंडरस्टैंडिंग में और एक ईजी अंडरस्टैंडिंग में समझने के लिए एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ बिजनेस। इट प्रोवाइड्स अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन विच हेल्प्स द एनालिस्ट। कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, ये प्रोवाइड करता है टू नो द एरियाज ऑफ बिजनेस विच नीड मोर अटेंशन, बताता है कि कौन से एरियाज ऑफ बिजनेस में ज़्यादा अटेंशन चाहिए। सेकेंडली, टू नो अबाउट द पोटेंशियल एरिया विच कैन बी इम्प्रूव विद द एफर्ट ऑफ डिजायर्ड डायरेक्शन। ऐसे पोटेंशियल एरियाज को आइडेंटिफाई करता है जिन पे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है और जिन पे जो बिजनेस पर्सन है उनको एफर्ट दिखाने की ज़रूरत है इन एन डिजायर्ड डायरेक्शन की। मान लीजिए ग्रॉस प्रॉफिट कम है तो हमें पता है कि हमें हमारा
सेल्स ज़्यादा करना है या फिर हमें कॉस्ट कट करना है, जिसके करने से हमारा प्रॉफिट इंक्रीज हो जाएगा, और प्रॉफिट इंक्रीज होगा तो वही प्रॉफिट 1 लाख की सेल में 10,000 की जगह 15,000 आएगा, जिससे हम हमारे 15% जीपी रेशो को अचीव कर पाएंगे। थर्ड पॉइंट, टू प्रोवाइड अ डीपर एनालिसिस ऑफ द प्रॉफिटेबिलिटी, लिक्विडिटी, सॉल्वेंसी एंड एफिशिएंसी लेवल्स ऑफ द बिजनेस। प्रॉफिटेबिलिटी आपको पता ही है क्या होता है। प्रॉफिटेबिलिटी यही कि हम कितना प्रॉफिट कमाते हैं। लिक्विडिटी, लिक्विडिटी क्या चीज़ होती है? लिक्विडिटी मतलब कितना कैश इन हैंड, कितना क्विक हम चीज़ें हमारे पास हैंडी है। इसका क्या मतलब होता है? जैसे कि मान लीजिए कैश इन हैंड हमारे पास कितना है, डेटर्स कितने हैं, एंड एक्सेट्रा, जिनसे जिनसे एज क्विकली एज पॉसिबल हमारे पास फंड्स आ सकें। सॉल्वेंसी, सॉल्वेंसी का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए मेरी लाइबिलिटीज़ इतनी है, मेरी लाइबिलिटीज़ है, ठीक है, और उन लाइबिलिटीज़ को क्या पे ऑफ करने के लिए मेरे पास इनफ पैसा है, क्या उन्हें पे ऑफ करने के लिए मेरे पास इनफ पैसा है, तो उस चीज़ को हम बोलते हैं सॉल्वेंसी। अगर हमारे पास उसे पे ऑफ करने के लिए इनफ पैसा नहीं है तो हम एज एन इनसॉल्वेंट कंसिडर किए जाते हैं, अगर है तो हम सॉल्वेंट हैं। और एफिशिएंसी लेवल ऑफ द बिजनेस, एफिशिएंसी भी दिखाता है, जैसे कि इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो हमें एक एफिशिएंसी बताता है कि हमारा जो स्टॉक है वो फटाफट बनता है और वो फटाफट बिक जाता है। तो जितना ज़्यादा वो रहेगा, जितना ज़्यादा इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो रहेगा, उतना ज़्यादा हमें पता चलेगा कि हमारा क्लोजिंग स्टॉक कम बचेगा, हमारा वेस्टेज कम होगा और फटाफट बन के स्टॉक बिक जाएगा। फोर्थ पॉइंट आता है, टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन फॉर मेकिंग क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस बाय कंपेयरिंग द परफॉर्मेंस विद द बेस्ट इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स। यानी कि दो कंपनियां हैं, ए और बी, दोनों अपने रेशोज निकाल रही है। एक का ग्रॉस प्रॉफिट रेशो आ रहा है 12% और दूसरे का ग्रॉस प्रॉफिट रेशो आ रहा है 17%। अब हमें पता है, अब हम कंपैरिजन कर सकते हैं कि कौन सी ज़्यादा बेहतर कंपनी है। बी ज़्यादा बेहतर कंपनी है, क्यों? क्योंकि उसके रेशो ज़्यादा है, वो ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर रही है सेम लेवल ऑफ सेल पे। फिफ्थ पॉइंट, टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन derived फ्रॉम फाइनेंशियल स्टेटमेंट यूजफुल फॉर मेकिंग प्रोजेक्शंस एंड एस्टिमेट फॉर द फ्यूचर। यानी कि इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं फॉर डिराइव फ्रॉम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। हम कौन से कहाँ से फिगर्स उठाते हैं? फाइनेंशियल फिगर्स उठाते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट से फिगर उठाते हैं, जो कि यूजफुल होते हैं फॉर मेकिंग प्रोजेक्शंस। प्रोजेक्शंस मतलब मान लीजिए साल अभी तक चल रहा है और सेल हो गई है 70,000, साल का मान लीजिए दिसंबर चल रहा है और अभी कितना टाइम बचा है? जनवरी, फरवरी, मार्च, 3 महीने बचे हैं, ठीक है, 3 महीने अभी बचे हैं और 70,000 का सेल हो चुका है। अब हमें पता है कि हमने दिसंबर तक कितना अर्न कर लिया होगा ग्रॉस प्रॉफिट। 10% का जीपी रेशो हमारा पिछले साल था और यही हमारा अभी भी है, तो हमें पता है कि हमने 7,000 का प्रॉफिट अब तक अर्न कर लिया होगा। तो ये प्रोजेक्शंस है कि भाई कितना हमने अर्न कर लिया। सिमिलरली फ्यूचर का भी प्रोजेक्शन हमें पता चल जाएगा। कैसे? ये देखो, 1 लाख मैंने सेल की पिछले साल, ठीक है, पिछले साल में 12 महीने होते हैं, ठीक है। अब इसका अमाउंट आएगा कुछ आई गेस 8,000 समथिंग आएगा, देख लेते हैं। हाँ, 8,333। अब इसका क्या मतलब हुआ कि ये हमने एक साल में इतना सेल किया, एक महीने में इतना सेल किया है, ठीक है, एक महीने में इतना सेल किया है। अकॉर्डिंगली हम यहाँ पे खड़े हैं अभी इस साल के दिसंबर पीरियड में, दिसंबर पीरियड में एज पर आर रेट, एज पर आर रेट हम दिसंबर महीने तक कितनी सेल कर चुके होते? कितने महीने हो गए? 9 मंथ्स हो गए। सो 8,333 इंटू 9 करेंगे तो यह आएगा 74,997। हम कुल मिला के मान सकते हैं 75,000। एज पर प्रोजेक्शंस हमें 75,000 की सेल करनी थी, पर हमने की अभी कितनी है? 70,000 की सेल की है। तो क्या हम अंडर अचीव कर पाए या ओवर अचीव कर पाए? सर, हम अंडर अचीव कर पाए हैं। पिछले साल के अकॉर्डिंग हमें अब तक 75,000 की सेल कर देनी चाहिए थी, बट अब तक हमने कितनी की है? अब तक हमने की है 70,000 की सेल, यानी 5,000 का हमने अभी कम सेल की है, डेफिसिट की है एज पर कंपैरेटिवली टू लास्ट ईयर, ठीक है। चलो, अब हम आते हैं एडवांटेजेस ऑफ रेशो एनालिसिस पे। डायरेक्ट हम एडवांटेजेस पे आते हैं। फर्स्ट एडवांटेज क्या है? हेल्प्स टू अंडरस्टैंड एफिकेसी ऑफ डिसीजंस। हेल्प करता है कि डिसीजंस किस
बेसिस पे लिए जाए। जैसे ये है, यही हम एग्जांपल कंसिडर करते हैं। मान लीजिए अभी 70,000 तक हुआ है सेल, और पिछले प्रोजेक्शंस के अकॉर्डिंग 75,000 होना चाहिए था। दैट मीन्स कम सेल हुआ है। अब हम क्या डिसीजन लेंगे? अब हम डिसीजन लेंगे कि ओवर टाइम करवाएं हमारे लेबर से। ओवर टाइम करने से क्या होगा? ओवर टाइम करने से ज़्यादा प्रोडक्ट वो होगा, क्या कहते हैं, ज़्यादा प्रोडक्ट बनेगा। और ज़्यादा प्रोडक्ट बनेगा और हम क्या करवा सकते हैं? हम एडवर्टीजमेंट करा सकते हैं, जिससे हमारा जो प्रोडक्ट है वो, उसकी सेल ज़्यादा बढ़ेगी। सेल ज़्यादा बढ़ेगी तो ये हमारा पिछले साल के इन लाइन आएगा। ठीक है, ये हम डिसीजन ले सकते हैं रेशियोज को देख के। सिंप्लीफाई कॉम्प्लेक्स फिगर्स एंड एस्टैब्लिश रिलेशनशिप्स। कॉम्प्लेक्स जो फिगर्स हैं, अलग अलग चीज़ों के कॉम्प्लेक्स फिगर हैं, कि जैसे कि क्लोजिंग इन्वेंट्री अभी इतनी है, सेल्स हमारी अब तक इतनी हुई है, इन सब के बीच में एक रिलेशनशिप स्टैब्लिश करके बताता है कि देखिए, जैसे सेम एग्जांपल पे ही चलेंगे हम। ग्रॉस प्रॉफिट हो गया और सेल हो गया, इन दोनों के बीच का रिलेशनशिप करके बता रहा है कि देखो, ग्रॉस प्रॉफिट जो है ना, ये है 10% सेल का। इनमें से कोई भी एक चीज़ अगर हमें अवेलेबल करवा दी, तो हम वो दूसरी चीज़ निकाल सकते हैं इसके साथ। कैसे? देखो सर, अगर सेल्स दे दी 1 लाख की, तो इस पे हम 10% लगा के ग्रॉस प्रॉफिट निकाल सकते हैं, 10%। ठीक है, 10,000 ग्रॉस प्रॉफिट निकाल सकते हैं। अगर हमें ग्रॉस प्रॉफिट दे दिया 10,000, तो हम क्या करेंगे? इसको डिवाइड कर देंगे 10% से, और यहाँ हमारा आ जाएगा सेल्स 1 लाख। सो किसी भी रिलेशनशिप में इस्टेब्लिश करता है, और वो रिलेशनशिप के मदद से हम काफ़ी चीज़ें निकाल सकते हैं, और एक बेसिक समरी प्रोवाइड कर सकते हैं कि देखो, जीपी रेशियो 10% है, तो 10% क्या हुआ? 10% जीपी रेशियो हुआ सेल्स का। यानी अगर 10,000 जीपी है, क्रॉस प्रॉफिट है, तो सेल्स हमारा 1 लाख हो जाएगा। सिंपली हम ये डिराइव कर सकते हैं। थर्ड आते हैं हेल्पफुल इन कंपैरेटिव एनालिसिस। हेल्पफुल इन कंपैरेटिव एनालिसिस, कंपैरिजन हम कर सकते हैं। मैंने वही सेम बताया था आपको ए और बी के बारे में, दोनों का कंपैरिजन हो सकता है। फोर्थ आते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम एरियाज। आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम एरियाज में आप ये एग्जांपल ले सकते हो, प्रोजेक्शन वाला, कि यहाँ पे हमें दिख रहा है साफ साफ कि हमारी सेल्स पिछले साल के अकॉर्डिंगली कम हुई है थोड़ी, तो हमें प्रॉब्लम दिख रहा है। इनेबल्स स्वॉट एनालिसिस। नाउ स्वॉट क्या होता है? सबसे पहले, अगर आपको नहीं पता स्वॉट क्या होता है, स्वॉट होता है स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट। और स्वॉट एनालिसिस क्या होता है? स्वॉट एनालिसिस क्या होता है? हम यहाँ पे अगर एक बिजनेस के पर्सपेक्टिव से लिखते हैं, तो मान लो कोई एक बिजनेस उठा लेते हैं हम लोग। कौन सा बिजनेस उठाएं? मान लीजिए हम उठा लेते हैं कोलगेट। ठीक है, अब हम कोलगेट कंपनी का स्वॉट एनालिसिस करते हैं। ठीक है, स्ट्रेंथ क्या लिखेंगे? ह्यूज कस्टमर बेस, कि हमारी ये स्ट्रेंथ है कि बहुत सारे कस्टमर हमारा प्रोडक्ट यूज़ करते हैं। वीकनेस क्या लिखेंगे? वीकनेस लिखेंगे हम नो प्रोडक्ट डेवलपमेंट, यानी कि काफ़ी टाइम से इन्होंने कोई प्रोडक्ट डेवलपमेंट नहीं किया अपना, या फिर उसे थोड़ा बहुत चेंज भी नहीं किया। ठीक है, अपॉर्चुनिटीज़, अपॉर्चुनिटीज़ हम यही लिख लेंगे, तो प्रोडक्ट डेवलप, या फिर फ्लेवर इन टूथपेस्ट। ठीक है, थ्रेट क्या है? न्यू एंट्रेंट्स। न्यू एंट्रेंट्स मतलब, जैसे मान लो दूसरे हो गए, डाबर हो गए, या फिर कोई नई कंपनी आ रही है टूथपेस्ट में। ये होता है स्वॉट एनालिसिस बनाना। ये होता है स्वॉट एनालिसिस बनाना। ठीक है, और यही जो हमारे रेशोज हैं, वो हेल्प करते हैं हमें क्या आइडेंटिफाई करने में? स्वॉट एनालिसिस आइडेंटिफाई करने में। 6 पॉइंट बोलता है वेरियस कंपैरिजंस। कंपैरिजंस के बारे में बताता है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए, ओवर अ नंबर ऑफ अकाउंटिंग पीरियड्स विद इटसेल्फ। इंट्रा फर्म कंपैरिजंस, फर्म के बीच में कंपैरिजंस होना, दो फर्म्स के बीच में। टाइम सीरीज एनालिसिस, यानी जो मैंने आपको बताया, टाइम के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे एनालिसिस किया 9 मंथ्स का। ठीक है, और विद अदर बिजनेसेस एंटरप्राइजेस, इंटर फर्म कंपैरिजन, क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस, सेम सेम बातें ये। यहाँ हमारे होते हैं 6 पॉइंट्स एडवांटेजेस ऑफ रेशियो एनालिसिस के कंप्लीट। मैं आपको इसलिए फटाफट पढ़ा रहा हूँ क्योंकि हार्डली अकाउंटेंसी में इनका कोई रोल है, बस आप इन्हें समझ लो एक बार।
इन केस मान लो थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ गया 4-5 नंबर का, तो ये बहुत हेल्पफुल रहेंगे। बाकी तो 2-3% चांस है कि आ जाए ये क्वेश्चन। नेक्स्ट हम आते हैं लिमिटेशंस ऑफ रेशियो एनालिसिस पे। लिमिटेशंस ऑफ रेशियो एनालिसिस डायरेक्ट में आता है। लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग डेटा। मान लो अकाउंटिंग डेटा कम है, अकाउंटिंग डेटा कम है, या फिर अकाउंटिंग डेटा अनवेरीफाइड है, अनवेरीफाइड है, ठीक है, उसका प्रिसिशन नहीं है या फाइनलिटी नहीं है, यानी फाइनल नहीं हुआ है तो वो क्या डिपिक्ट करता है कि हो सकता है जो रेशियोज हम निकाले वो काम के नहीं है, ठीक है। फिर क्या बोलता है, इग्नोर्स प्राइस लेवल चेंजेस। इग्नोर्स प्राइस लेवल चेंजेस यानी कि कुछ चेंजेस होते हैं जो कि इंटेंजिबल होते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे 10% जीपी रेशो निकाल लिया, ठीक है, मैंने यहाँ पे 10% जीपी रेशो निकाल लिया। अब देखो, मान लो एक प्रोडक्ट है जिसको बनाने के लिए मैं लेता हूँ 90 रुपीज़ कॉस्ट मेरी, ठीक है, उस पर मैं 10 रुपीज़ प्रॉफिट लेता हूँ और उसको मैं सेल करता हूँ 100 रुपीज़ का, ठीक है। तो मेरा जीपी रेशो कितना हो गया, जीपी रेशो हो गया 10/100 × 100, ये हो गया 10%। 10% हो गया ना। अब देखो, अब मैं मान रहा हूँ कि मेरा जीपी रेशो हमेशा 10% रहेगा, बट मान लो नेक्स्ट ईयर में आप मान लो ये कि मैं बनाता हूँ टेबल्स, ठीक है, मैं बनाता हूँ टेबल्स। तो टेबल्स में बनाने के लिए जो मेरी कॉस्ट लगेगी, उस कॉस्ट में मान लो कि मैं जो रॉ मटेरियल लेके आता हूँ वो है लकड़ियाँ, ठीक है। अब मैं मान रहा हूँ कि नेक्स्ट ईयर लकड़ियों का भाव बढ़ गया, लकड़ियाँ हो गई महंगी, और लकड़ियाँ महंगी होके कितनी हो गई, 95 रुपीज़ की हो गई। लकड़ियाँ महंगी होके कितनी हो गई, 95 रुपीज़ की हो गई। और मैं प्रोडक्ट बोल रहा हूँ कि मैं अभी भी प्रोडक्ट 100 में ही बेचूंगा। तो अगर 95 रुपीज़ अब मेरी कॉस्ट हो गई है और मैं प्रोडक्ट अभी भी 100 में ही बेचूंगा, तो मेरा कितना आया प्रॉफिट, मेरा प्रॉफिट आया 5, ठीक है। और मेरा प्रॉफिट 5 आया, तो अब जीपी रेशो कितना हो जाएगा सर, 5% हो जाएगा। तो ये कम हो गया ना, ये चीज़ हमने। लिमिटेशन क्या है इसमें, लिमिटेशन यही है, प्राइस लेवल चेंजेस। हम आगे के चेंजेस को कभी प्रिडिक्ट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। थर्ड पॉइंट बोलता है इग्नोर क्वालिटेटिव और नॉन मॉनेटरी एस्पेक्ट्स। क्वालिटेटिव और नॉन मॉनेटरी एस्पेक्ट्स को ये इग्नोर कर लेता है, यानी कि काइंड ऑफ अ सिमिलर थिंग होती है ये। नॉन मॉनेटरी यानी क्वालिटेटिव फैक्टर्स क्या होते हैं, ऐसे फैक्टर्स जिनको आप मॉनेटरी टर्म्स में नहीं आइडेंटिफाई कर सकते हो, जिनको आप मॉनेटरी टर्म्स में नहीं आइडेंटिफाई कर सकते हो। मान लो कि ऐसा हुआ ही था कि काफ़ी बिजनेसेस थे जिन्होंने प्रोजेक्शन लगा रखा था कि हर साल हमारी सेल्स में ग्रोथ होती है 20%, ठीक है। सो इन द ईयर 2019 सेल्स कितनी थी बिजनेसेस की, फॉर एग्जांपल मान लो 1 लाख सेल्स थी, ठीक है। और उन बिजनेसेस ने आइडेंटिफाई किया कि हमारे हर साल 20% ग्रोथ होती है। उन्होंने फोरकास्ट किया कि इस साल हमारी 1 लाख थी, हर साल हमारी 20% ग्रोथ होती है, तो नेक्स्ट साल हमारी सेल्स कितनी होगी, 1,20,000, 1,20,000 होगी। बट उस साल क्या हुआ, टू एवरी वन सरप्राइज, उस साल क्या हुआ कि कोविड आ गया, और कोविड आने की वजह से सेल्स कितनी हो गई कंपनी की, 50,000 हो गई। सो कोविड क्या है, कोविड एक क्वालिटेटिव एस्पेक्ट है, एक ऐसा एस्पेक्ट जो फाइनेंशियल टर्म्स में कैलकुलेट नहीं किया जा सकता, बट जिसने सेल्स को इम्पैक्ट कर दिया, ठीक है, जिसने सेल्स को इम्पैक्ट कर दिया। तो क्या वो 20% वाला काम आया हमारे, सर नहीं, बिल्कुल भी काम नहीं आया। इसे ही कहते हैं हम नॉन मॉनेटरी एस्पेक्ट, ठीक है। पॉइंट नंबर 4, वेरिएशन इन अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस। वेरिएशन इन अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस यानी दो फर्म्स हैं, दो कंपनियां हैं, ठीक है, वो दोनों अलग अलग तरीके से अपने जो कॉस्ट है, या फिर मान लो अपना जो वो है स्टॉक है, उसको वो करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, या फिर दोनों के अलग अलग तरीके के वो हैं, अकाउंटिंग पॉलिसीज हैं, अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं। तो उसकी वजह से दोनों ने अगर सेम चीज़ें की हो, सेम सेल्स की हो, चाहे सेम प्रोडक्ट हो दोनों का, स्टिल जो प्रॉफिट है या फिर मान लो जो कॉस्ट है, उनमें डिफरेंस आ सकता है, और उन्हीं डिफरेंस के चलते जो रेशो निकलेगा दोनों के कंपैरिजन में, क्या वो
सही रेशो निकलेगा? नहीं सर, कंपैरिजन होता है दो रिलेटेड चीज़ों के बीच में। अगर वो दोनों चीज़ें ही अलग अलग होंगी अपने ही नेचर में, तो क्या रेशो बन पाएंगे? नहीं सर, नहीं बन पाएंगे। पॉइंट नंबर 5 पे आते हैं, फोरकास्टिंग। फोरकास्टिंग के बारे में मैंने आपको बता दिया था। फोरकास्टिंग हमेशा नहीं सच होती, जैसे अभी मैंने बताया था 20% फोरकास्ट किया था, बट हुआ कुछ और ही। आते हैं सर आगे। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द लिमिटेशंस ऑफ द रेशियोज। लिमिटेशंस ऑफ द रेशियोज के बारे में बात कर रहे हैं अब ये। फर्स्ट बोलते हैं मीन्स एंड नॉट द एंड। मीन्स एंड नॉट द एंड। रेशियोज आर मीन्स एंड टू एन एंड रादर देन एंड बाय इटसेल्फ। यानी कि रेशियोज बताने का एक जरिया है, ना कि एक एंड है। फालतू की बात है, कोई काम का नहीं है ये बात। लैक ऑफ एबिलिटी टू रिजॉल्व प्रॉब्लम्स। प्रॉब्लम्स रिजॉल्व करने के लिए लैक करता है रेशियोज। रेशियोज सिर्फ आपको प्रॉब्लम बताता है, आपको ये नहीं बताता कि प्रॉब्लम को रिजॉल्व कैसे करते हैं। लैक ऑफ स्टैंडर्डाइज डेफिनेशंस। कोई स्टैंडर्डाइज इसकी डेफिनेशन नहीं है, काफ़ी चीज़ों में अलग होता है। काफ़ी चीज़ों में काफ़ी चीज़ें अलग अलग होती हैं सारे रेशियोज में। यानी कि नॉर्मली इट इंक्लूड्स ऑल करंट लाइबिलिटीज़, बट समटाइम्स इट रेफर्स टू करंट लाइबिलिटीज़ लेस बैंक ओवरड्राफ्ट। काफ़ी चीज़ें हर कंपनी हर फर्म अलग अलग डिराइव कर सकती है, जिसकी वजह से दोनों के बीच का कंपैरिजन अलग आ सकता है। लैक ऑफ यूनिवर्सली एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड लेवल्स। लैक ऑफ यूनिवर्सली एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड लेवल्स। दोनों के दो कंपनीज के जो स्टैंडर्ड लेवल्स हैं वो डिफरेंट हो सकते हैं, ठीक है। रेशोज बेस्ड ऑन अनरिलेटेड फिगर्स। अनरिलेटेड फिगर्स मैंने अभी आपको बताया था, फर्नीचर हो गया और क्रिएटर्स हो गया, दोनों अनरिलेटेड है, रेशो निकाल दिया, कोई सेंस नहीं है इन बातों का, ठीक है। यहाँ हमारा बेसिक्स का पार्ट 1 कंप्लीट होता है और आगे हम हमारे नेक्स्ट पार्ट में कंटिन्यू करेंगे। टिल देन गुड बाय।